हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सलोनी जैन। इस वीडियो के अंदर हम इंडियन इकोनॉमी का जो हमारे पास में एक चैप्टर है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले इसके अंदर है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारे आसपास जितनी भी जो सराउंडिंग्स है, जो भी हमारी सराउंडिंग्स है, जिसके अंदर क्या है, लैंड, एयर, वाटर, ये सब चीजें जो है यहाँ पे, जहाँ पे बायोटिक अबायोटिक दोनों तरह के एलिमेंट्स रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। मतलब जो हमारे आसपास का इकोसिस्टम है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में आता है सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये इन्वायरमेंट की जरूरत क्या है। तो देखो, इन्वायरमेंट है तो लाइफ है, तो इन्वायरमेंट की वजह से क्या है, हमारे पास में लाइफ है। सेकंड, हम लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंट की वजह से हमारी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी काम है, हमें कहीं जाना है, तो अब हम रोड्स, रेलवेज, जितनी भी जो चीजें हम यूज करते हैं, वो सारे उसको बनाने के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं, इन्वायरमेंट से आता है। इसलिए इन्वायरमेंट की वजह से क्या है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो गई। उसके बाद में हमारे पास में आता है कि इन्वायरमेंट जो है वो हेल्प करता है एसिमुलेट्स वेस्ट, मतलब कि वेस्ट को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी जो वेस्ट इकट्ठा होता है, अक्यूमुलेट होता है, उस वेस्ट को हम अर्थ के बाहर तो कहीं फेंकने वाले नहीं है, हम अर्थ के अंदर ही फेंकने वाले हैं उसको, मतलब अर्थ के अंदर ही रहता है वो। तो वो जाता कहाँ है, अर्थ उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर दिए। ठीक है। तो इन्वायरमेंट क्या करता है ना, वो वेस्ट को असिमुलेट करता है। एंड लास्ट हमारे पास होता है कि इन्वायरमेंट हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है ताकि हम प्रोडक्शन कर सके। ठीक है। तो हमारे पास में इंपॉर्टेंस में क्या आ जाएंगे, 4 पॉइंट्स है। एक तो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमारी लाइफ है, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, एंड इट असिमुलेट्स वेस्ट। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में आता है इन्वायरमेंटल क्राइसिस। इन्वायरमेंटल क्राइसिस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे इन्वायरमेंट की जो केयरिंग कैपेसिटी और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है ना, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब इसके अंदर हमें जानना है कि केयरिंग कैपेसिटी क्या होती है। तो देखो, जो हमारे पास में नेचुरल एंडोवमेंट्स है, मतलब एंडोवमेंट्स का मतलब होता है जो हमें नेचर से जो भी रिसोर्सेज मिले हैं, ठीक है, हम उनको यूज कर रहे हैं। तो केयरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि जितने रिसोर्सेज हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अर्थ उन्हीं रिसोर्सेज को क्या कर रही है, रीजनरेट कर रही है। मतलब अर्थ की पावर, या फिर हम बोल सकते हैं अर्थ की कैपेसिटी, कि वो क्या कर सके, जो भी हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसको रीजनरेट कर सके, उसको हम बोलते हैं केयरिंग कैपेसिटी। तो अभी हो क्या रहा है, जिस स्पीड से अर्थ रीजनरेट कर पा रही है अपने रिसोर्सेज को, उससे कहीं गुना ज्यादा स्पीड से हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। सेकंड है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, मतलब एब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी, जो भी वेस्ट इकट्ठा होता है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। तो अर्थ जो है, अर्थ की जो कैपेसिटी है यहाँ पे भी वो काफी ज्यादा क्या हुई है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मतलब वेस्ट इतना ज्यादा अक्यूमुलेट हो चुका है कि अर्थ उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही। तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस का मतलब क्या हो गया, वो क्राइसिस जिसके अंदर अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी और उसकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी दोनों ही धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है, एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा हो रहा है, और जो रीजनरेशन हो सकता था रिसोर्सेज का, या फिर जो एब्जॉर्प्शन हो सकता था वेस्ट का, वो धीरे धीरे कम होने लग गया है। ठीक है। कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस, किस कारण से इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है। तो देखो, पेड़ कट रहे हैं, अपन अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि जहाँ पे पहले फॉरेस्ट था वो पूरा का पूरा भी क्या, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही है, रोड्स बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। पोवर्टी होती है, पोवर्टी की वजह से भी होता है, क्योंकि जो पुअर लोग होते हैं उन लोगों का जो घर में इवन जो चूल्हा जलता है, उसके लिए भी उन लोगों को लकड़ियाँ चाहिए होती है, तो उसकी वजह से ट्रीज कटते जा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा राइजिंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, जगह चाहिए, उसके लिए वो क्या करते हैं, पेड़ काटते हैं। ठीक है। इसके अलावा व्हीकल्स है, वो एमिट करते हैं यहाँ पे अपने पास में, जो भी पॉल्यूशन करते हैं वो भी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास में आता है, जो हमारे पास में HYV टेक्नोलॉजी है। HYV टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह ये सब यूज करते हैं, उसकी वजह से भी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो रही है। कुछ जो सिविक नॉर्म्स हमें फॉलो करने चाहिए, जैसे कि बहुत ज्यादा तेज हॉर्न नहीं बजाना है, नॉइज पोल्यूशन नहीं करना है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो उसका इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है हमारे पास में। ठीक है। इसके बाद में आता है द डाइकोटोमी ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन है, देखो यहाँ पे ना दो चीजें, एक है पॉवर्टी इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और दूसरा है अफ्लुएंस इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब कि इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, इन्वायरमेंट में जो हमारे पास में जो नेचुरल एनवायरमेंट्स थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। उसमें दो चीजें हैं, एक है पॉवर्टी इंड्यूस्ड और दूसरा है अफ्लुएंस इंड्यूस्ड। दो तरह से इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है इंडिया के अंदर। देखो कैसे, एक है हमारे पास में, पहला है पॉवर्टी। तो जो पुअर लोग हैं उनके लिए तो जरूरी हो गया है कि वो पेड़ काट के ही क्या करें, वो उनका सर्वाइवल ही उसी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वो लोग गैस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, LPG सिलेंडर्स वगैरह वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं कि ट्रीज को कट करके उसी से वो अपना घर
चलाते हैं। तो पॉवर्टी इंड्यूस के अंदर तो क्या है, हमारे पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि उनके लाइफ का सवाल होता है, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये अफ्लुएंस इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंदर क्या हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ को और अच्छी करने के चक्कर में, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन को और बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट डिग्रेड कर रहे हैं। इसको हम काफी हद तक कम भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इन्वायरमेंट डिग्रेड कर रहे हैं दो चीजों से, एक तो ओइंग टू पॉवर्टी एंड एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी। धीरे धीरे हम हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ा रहे हैं, उस कारण से भी इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। तो इंडिया के अंदर दो सिचुएशंस है जहाँ पे इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, पहला है पॉवर्टी एंड दूसरा है हम जो एक्सपेंशन कर रहे हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी का उसकी वजह से, ठीक है। इसके बाद में आता है प्रिंसिपल कंसर्न्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया। यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या प्रिंसिपल कंसर्न्स है, देखो तीन तरह के पॉल्यूशन है हमारे पास में। सॉइल पॉल्यूशन मतलब लैंड पॉल्यूशन जो हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो रही है, ये सारी चीजें। उसके बाद में एयर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब जो भी वेस्ट हो रहा है वो कहाँ पे जाए, उसका मैनेजमेंट कैसे करें, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब फ्लोरा फोना ये जो भी है इनकी स्पेसीज खत्म हो रही है, ठीक है, हमारा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो ये कुछ प्रिंसिपल कंसर्न्स है हमारे पास में। इसके बाद में आता है लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास में इस चैप्टर का, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट हो पर इस तरीके से कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ रिसोर्सेज छोड़ के जाए। ऐसा नहीं कह रहे कि डेवलपमेंट ही रोक दो, डेवलपमेंट नहीं होगा तो पॉसिबल भी नहीं है रहना, ठीक है। तो डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, लेकिन हम रिसोर्सेज का इस तरीके से यूटिलाइजेशन करें कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ रिसोर्सेज छोड़ के जा सके, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम किस तरीके से डेवलपमेंट करें कि हमारा डेवलपमेंट भी हो और हम फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज छोड़ के भी चल जाए, तो इसके अंदर देखो कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला हमारे पास में रिलायंस ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाए, हम उन पे रिलाई करने लग जाए, ना कि कन्वेंशनल सोर्सेज की तरफ, ठीक है। उससे क्या होगा ना, जैसे ये जो ज्यादातर जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो है हमारे पास में पेट्रोलियम वगैरह जो कि काफी खत्म होने वाले हैं और एक्सटिंक्ट भी होने वाले हैं, तो इनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट ना होके हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो जाए। सेकेंड हमारे पास में एलपीजी गोबर गैस रूरल एरियाज के अंदर एलपीजी गोबर गैस का अगर यूज होने लग जाएगा तो काफी हद तक ट्रीज का कटना कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। सीएनजी इन अर्बन एरियाज मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अगर इसका यूज होने लग जाएगा तो भी काफी हद तक हम इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को सेव कर सकते हैं। इसके बाद में विंड पावर। विंड पावर क्या होता है, विंड मिल्स के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑल्दो काफी ज्यादा हाई होती है, लेकिन उससे मिलने वाले बेनिफिट्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो विंड पावर का मतलब क्या हो गया कि विंड मिल्स जहाँ पे हम विंड के डायरेक्शन की तरह वजह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लेते हैं, हम उसकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। फिर है सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टिक सेल्स, मतलब सोलर एनर्जी, या फिर हम बोल सकते हैं जो सनलाइट हमें मिलती है उसी से हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, ठीक है। इसका भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑल्दो काफी हाई होता है, लेकिन बेनिफिट्स बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद में है मिनी हाइडल प्लांट्स। देखो एक तो होता है जो बड़े हाइड्रो प्लांट्स होते हैं ना, जो बड़े हाइडल प्लांट्स होते हैं जो ओशियंस की तरफ होते हैं, वहां पे तो क्या करते हैं ना, वो उसकी वजह से तो बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वो लोग जो ऑटोमेटिक जो फ्लो चल रहा है, जो लहरें चल रही है उससे नहीं करते, वो लोग खुद उसके अंदर क्या करते हैं ना, फ्लो क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना मिनी हाइडल प्लांट्स जो है ना वो नुकसान नहीं करते। मिनी हाइडल प्लांट्स हम बोल सकते हैं जैसे माउंटेन एरियाज है, तो माउंटेन एरियाज में जहाँ पे पेरेनियल फ्लो है, मतलब कंटिन्यू पूरे साल पानी का फ्लो चलता ही रहता है, उस सिचुएशन में क्या होता है ना, क्योंकि पानी का फ्लो कंटिन्यू, तो वहां पे छोटे छोटे मिनी हाइडल प्लांट्स बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा ना कि जो पानी का फ्लो आ रहा है उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा, एंड वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी वो आसपास के एरियाज के अंदर काम में भी आ जाएगी, ठीक है। अगर हम मतलब प्लेन एरिया से हम माउंटेन एरियाज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे या फिर वहां ट्रांसमिट करेंगे, तो इस ट्रांसमिशन के अंदर ही काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाता है। इसलिए बेटर है कि हम जो माउंटेन एरियाज है वहाँ पे हम क्या करें, मिनी हाइडल प्लांट्स बना लें, जहाँ पे जो पेरेनियल फ्लो है उसकी वजह से अपने आप क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमें होती है, ठीक है। इसके बाद में है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस का मतलब हो गया कि जो जो भी इंडिजिनस पीपल है, मतलब जो पुराने जमाने के जो लोग हम जिनको बोलते हैं, उनको जो भी आइडियाज है, जो भी उनके पास में जो नॉलेज है कि जो भी प्लांट्स है या फिर जो भी दवाइयाँ हमें प्लांट से मिलती है, उन सब के बारे में उनके पास जो नॉलेज है, ठीक है, जिनको हम बोल सकते हैं जैसे जड़ी बूटियों की तरह, तो वो जो नॉलेज है, ठीक है, आयुर्वेद वाला, वो नॉलेज हमें बचा के रखना चाहिए और वापस से उसकी तरफ शिफ्ट होना चाहिए कंपेयर टू एलोपैथी मेडिसिन, ठीक है।
इसके बाद में है बायो कंपोस्टिंग। बायो कंपोस्टिंग क्या होता है, जो भी किचन वेस्ट होता है, ठीक है, जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स या जो भी हमारे पास में किचन में वेस्ट होता है, या फिर गार्डन एरियाज के अंदर जो भी हमारे पास में लीव्स वगैरह, ड्राई लीव्स वगैरह जो इकट्ठी होती है, उन सब से हम क्या कर सकते हैं, एक कंपोस्ट बना सकते हैं एंड उसको यूज कर सकते हैं। ये हमारे सॉइल फर्टिलिटी को भी रीगेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद में है हमारे पास में बायोपेस्ट कंट्रोल। बायोपेस्ट कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, एक तो होता है पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। अगर हम वो लगाते हैं तो उससे सॉइल भी खराब हो रही है, वाटर भी खराब हो रहा है, एंड वो जो केमिकल्स है वो फूड के अंदर भी जा रहा है। बायोपेस्ट कंट्रोल का मतलब हो गया जैसे नीम ऑयल है, नीम ऑयल है तो वो नुकसान भी नहीं करता है, ठीक है। एंड ये एक तरीके से मतलब एक ऑर्गेनिक तरीका है हम जो भी पेस्ट वगैरह, जो भी कीड़े वगैरह हैं उनको खत्म करने का, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ स्ट्रेटेजीज थी इन्वायरमेंट, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके ऊपर, ठीक है। दैट्स इट, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इंडियन इकोनॉमी के और जो भी सारे चैप्टर्स के जो मैंने रिवीजन करवाया है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड हाँ, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।